दोस्तों, रेलवे में दो प्रकार का ट्रांसफ़र होता है। एक होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, दूसरा होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में समझेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ट्रांसफ़र रूल क्या होता है, उसका क्या कंडीशन होता है, कितने टाइम लगता है पूरे ट्रांसफ़र को होने में और उसका प्रोसेस क्या होता है। लेकिन इस चारों पॉइंट को समझने के लिए ये सभी पॉइंट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे में कास्ट उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कैडर, किस कैडर में किसका ट्रांसफ़र होता है, मिनिमम सर्विस कितना होना चाहिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, सीनियरिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और यदि प्रमोशन हो गया उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते हैं तो फिर प्रमोशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कितने टाइम लगता है और एनएससी और रिलीविंग लेटर कितने दिनों में इसका रेडी होता है। बैक ट्रैकिंग, जैसे कि अप्लाई यदि हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कर दिए तो फिर उसके बाद हम कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में समझेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या फैसिलिटी होता है और पुलिस वेरिफिकेशन का क्या रोल होता है इसमें। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए किसी भी डिवीज़न, ऑफिस या रेलवे जोन में किसी एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाना है या सेम डिवीज़न में भी जाना है, इंटर डिवीज़न या इंट्रा डिवीज़न किसी में भी जाना है किसी दूसरे कर्मचारी की जगह पे, तो उसी को म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो वह उसके प्रमोशन और सीनियरिटी के बेसिस पे भी देखेंगे कि किस तरह का उसका इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, कैडर के क्या रोल होता है। तो दो प्रकार के कैडर बनता है। एक होता है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कर्मचारी जो आए होते हैं, जैसे आरआरबी और आरआरसी के से चुनकर जो आए होते हैं, और एक होते हैं डिपार्टमेंटल जो एलडीसीए और जीडीसीए के माध्यम से आए होते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग कैडर बनता है। तो जो डायरेक्ट आए रहते हैं उनके लिए कोई भी कास्ट मायने नहीं रखता है। जैसे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, यूआर, किसी में भी कोई रहेंगे तो फिर उसमें किसी में भी किसी का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन देश भर में कोई कोई ऐसा डिवीज़न है, जैसे 3-4 ऐसा डिवीज़न है जो कि अपना कास्ट देखता है। जैसे एससी का एससी के साथ होगा, एसटी का एसटी के साथ में, और यूआर ओबीसी का यूआर ओबीसी में से किसी एक का भी हो जाएगा। इसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि जब भी आप कर्मचारी बनने के बाद में जब प्रमोशन आपका होता है तो ओबीसी आपका नहीं रहता है, वो जनरल के हिसाब से ही प्रमोशन होता है, उसमें आपका रिजर्वेशन हट जाता है। और डिपार्टमेंटल में क्या होता है कि जैसे आप एलडीसी और जीडीसी के माध्यम से आप गए हुए हैं या किसी के अनुकंपा बेसिस पे आप गए हुए हैं तो फिर उसमें आपका अलग कैडर बनता है। तो एससी का एससी के साथ होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र, और एसटी के एसटी के साथ होगा, ओबीसी और यूआर का ओबीसी और यूआर किसी एक में भी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, दोनों सेम होता है। आप इसके माध्यम से भी डिटेल में समझ सकते हैं कि किस तरह का कैडर और ओबीसी का इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद मिनिमम सर्विस के देखा जाए तो यदि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और या प्रमोशन में आए हैं तो फिर उसके लिए कोई मिनिमम सर्विस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में आए हुए हैं तो उनमें मिनिमम 5 साल के लिए इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड को मानकर 5 साल के लिए उनका मिनिमम सर्विस होना चाहिए, तभी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि यदि दोनों लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए दोनों लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो फिर उनके लिए भी कोई मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड नहीं होता है उनके कैडर के हिसाब से। और सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो जैसे दो कर्मचारी हैं एक दूसरे के म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने वाले हैं तो फिर उन दोनों में जो सबसे कम सीनियर होते हैं तो उन्हीं का दोनों लोग का सीनियरिटी मान लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मानते हैं कि जैसे एक कर्मचारी है और ये दूसरे कर्मचारी हैं। ये दूसरे कर्मचारी जो है वो 2014 में ज्वाइन किए थे और पहला जो कर्मचारी है वो 2015 में ज्वाइन किए थे। तो इसके हिसाब से तो सीनियर ये सेकंड कर्मचारी हुए। लेकिन जब इन दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक दूसरे के बीच में हो जाएगा तो फिर 2015 का जो ज्वाइनिंग होगा जिनका, यही सीनियरिटी दोनों लोग का रखा जाएगा, मतलब सीनियरिटी घट जाता है। और पहले क्या होता था कि जैसे कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करेंगे तो जितना भी उस डिवीज़न में कैंडिडेट हैं, कर्मचारी हैं, तो उस कर्मचारी के जितना सीनियर हैं उससे आपको नीचे रखा जाएगा, सबसे नीचे आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला को रखा जाएगा, जिसको बॉटम सीनियरिटी को बोलते थे। तो ये आपका हट चुका है। अब क्या है कि जैसे कि ये फर्स्ट वाले जो हैं वो 20 सीनियरिटी, इनका लिस्ट जो है वो 20 पर है, तो ये जो 2014 वाला भी जो आएंगे इनके जगह पे तो ये भी 20 पे चले जाएंगे। तो इस तरह का मतलब बॉटम में नहीं जाकर वो उनके सीनियरिटी के बेसिस पे वह चले जाएंगे। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि देखिए, दो एम्प्लॉय हैं ए और बी, वह अप्लाई किए म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। ए का ग्रेड पे जो है वो 42 ग्रेड पे है। सीनियरिटी पोजीशन उनका 50 है कम्युनिटी में, जैसे कम्युनिटी यूआर से बिलोंग करते हैं तो 50 पोजीशन है उनका। वहीं बी का जो है वो ग्रेड पे 28 ग्रेड पे है, उनका सीनियरिटी पोजीशन 45 है। अच्छे समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उनका कम्युनिटी यूआर है। जब वो अप्लाई करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए तो स्टाफ ए का वह एक डिक्लेरेशन देना होता है कि जब भी वह उनका जब वह म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अप्लाई करते हैं तो स्टाफ ए को उनका एक डिक्लेरेशन मांगा जाता है कि आप एक डिक्लेरेशन दीजिए कि यदि आप लोअर ग्रेड पे जाएंगे
जब इन दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अप्लाई होता है तो स्टाफ ए जो कि हायर ग्रेड पे के हैं, तो स्टाफ ए से ये डिक्लेरेशन लिया जाता है कि यदि आपका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो आप दूसरे जो 28 ग्रेड पे वाले जो आदमी हैं, इनके जो पोजीशन है 45 है, इस 45 से जो पोजीशन है इस पर आप यानी कि लोअर ग्रेड पे भी जाएंगे और लोअर सीनियरिटी को एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू से भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, सीनियरिटी एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि दो एम्प्लॉय हैं ए और बी, वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं और एक का ग्रेड पे 4200 है जो स्टेशन मास्टर को होता है और उनका सीनियरिटी पोजीशन 50 है, उनका कम्युनिटी यूआर है, ठीक है। और बी जो है उनका ग्रेड पे 2800 है, उनका सीनियरिटी पोजीशन 45 है, उनका कम्युनिटी यूआर है। तो उसके हिसाब से हायर ग्रेड पे तो 4200 हुए और लोअर ग्रेड पे 2800 हुए। तो उनके जब भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके जो स्टाफ ए है जो हायर ग्रेड पे के हैं, उनको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि यदि आपका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप जो लोअर ग्रेड पे वाले जो हैं 28 ग्रेड पे वाले बी स्टाफ बी, उनको उनके सीनियरिटी पोजीशन जो कि 45 है उस पर आप जाइएगा। मतलब कि आप 42 ग्रेड पे वाले 45 वाले पोजीशन पे चले जाएंगे, मतलब जो लोअर सीनियरिटी है, तो उनको एक डिक्लेरेशन देना होता है जब उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए प्लेस्ड सीनियरिटी लिस्ट 45 हो जाएगा, ए का जो सीनियरिटी 50 था वो 45 हो जाएगा और बी का तो 45 होगा ही। ऐसा नहीं है कि बी जो है वो 50 पे चले जाएंगे, बी भी 45 पे आएंगे और ए भी 45 पे आ जाएंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र आफ्टर प्रमोशन समझते हैं कि प्रमोशन के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से एक कर्मचारी हैं टेक्नीशियन 3 है और एक कर्मचारी हैं टेक्नीशियन 2 है, इनका ग्रेड पे 24 है, टेक्नीशियन 3 का 19 ग्रेड पे होता है। तो जब भी ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अप्लाई करेंगे तो टेक्नीशियन 2 जो 24 ग्रेड पे हैं, इनको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा तो हम टेक्नीशियन 3 यानी कि 19 ग्रेड पे बनेंगे, 19 ग्रेड पे इनको बनना होगा, इसका एक डिक्लेरेशन देना होगा। और यदि दोनों टेक्नीशियन 2 हैं तो फिर इनका कोई दिक्कत नहीं है, वो एक दूसरे में रह सकते हैं, यानी कि 24 ग्रेड पे दोनों का ही रहेगा। ये पूरे प्रोसेस होने में कितना समय लगता है, तो देखिए जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा, आजकल तो ऑनलाइन अप्लाई होता है, पहले ऑफलाइन होता था। तो जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो सुपरवाइजर के पास जाएगा, सुपरवाइजर पर्सनल डिपार्टमेंट के पास भेजेगा, तो ये समय लगता है 10 दिन का। पर्सनल डिपार्टमेंट उस डिवीज़न के, मतलब आपके डिवीज़न के पर्सनल डिपार्टमेंट दूसरे डिवीज़न के जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, तो उस डिवीज़न के पर्सनल डिपार्टमेंट को 15 दिन उसका समय लेता है और उसको एक्सेप्ट होने में 10 दिन का समय लगता है और टोटल ऑफिस ऑर्डर निकलने में 10 दिन का और समय लगता है। एक्स्ट्रा और 15 दिन मान लीजिए कि जो भी कुछ थोड़ा सा लेट होगा तो 15 दिन और मान लीजिए, टोटल मिलाकर 60 से 75 दिन के अंदर आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। ये रेलवे बोर्ड के रूल के हिसाब से, लेकिन इसमें ज़्यादा भी लग सकता है। जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक्सेप्ट होने के बाद में रिलीव कब किया जाएगा, तो ये एकदम कन्फर्म मानिए कि जब आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो जल्द से जल्द उसको रिलीव किया जाता है, यानी कि विदिन 7 डेज़ के अंदर रिलीव किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान देने वाले थे, जैसे किसी भी कारण से आपका यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में देर हो रहा है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के पहले एनओसी इशू करता है डिवीज़न, तो एनओसी जब भी इशू करेगा तो उस डेट से, इशू डेट से 6 महीना तक उसका वैलिडिटी रहता है। तो आप उसको 6 महीना के अंदर आप ट्रांसफ़र होकर नहीं जाते हैं दूसरे डिवीज़न में, तो दूसरे डिवीज़न वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे फिर से एनओसी लेके आने के लिए, तो आपका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि एनओसी से पहले आपको दूसरे डिवीज़न में चले जाना है, उसका कुछ भी पैरवी लगा के, चाहे जो भी हो। जैसे मेरे एक दोस्त के पास में एक ऐसा कंडीशन आया था कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन कारण म्यूचुअल ट्रांसफ़र में लेट हो गया था। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जैसे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए, एनओसी मिल चुका था, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक्सेप्ट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। तो पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए वह उसमें समय लग गया, जिसमें कि एनओसी का जो 6 महीने का वैलिडिटी रहता है वो थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र रुक गया। तो इस चीज़ को भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बैक ट्रैकिंग के बारे में जाते हैं कि यदि आप ऑनलाइन आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई कर दिए तो फिर उसको वापस करना समझिए कि एकदम नामुमकिन है, आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ के किसी के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना है या फिर नहीं करना है।
इसका प्रोसेस होता है कि आप उसको HRMS ID के माध्यम से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऑफलाइन अप्लाई होता था तो वह बहुत एक तरह के भाग दौड़ी वाला हो जाता था। ऑनलाइन है तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। इसके बारे में हम अच्छे तरह से एक PDF प्रोवाइड करेंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो लिंक उसका रहेगा। टेलीग्राम चैनल पर उसको समझ सकते हैं किस तरह का अप्लाई होता है।